तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट और एमपी पीएससी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। एमपी सेट के जो यूजीसी नेट सोशल वर्क और एमपी सेट सोशल वर्क का जो सिलेबस कॉमन बनाया गया है, उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं समाज कार्य के क्षेत्रों पर। तो कौन कौन से समाज कार्य के क्षेत्र हैं, मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। 8 मेजर एरिया हैं जो सोशल वर्क के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं हर एक क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट बात भी लिखवाऊंगा और उन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में वो आप लोगों को प्रश्न पूछा जा चुका है विगत समय में, और आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कॉपी पेन जरूर साथ में रखिएगा और क्लास समाप्त होने के बाद आप लोग उसे एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं जो समाज कार्य का क्षेत्र में बताया गया है। मैं बात करने वाला हूं बाल एवं परिवार को लेकर समाज कार्य के क्षेत्र में। फिर उसके बाद मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से स्कूल समाज कार्य के बारे में। फिर जरा चिकित्सा समाज कार्य के बारे में, जिसको हम लोग जेरोंटोलॉजी कहते हैं, थोड़ा सा उस पर भी जिक्र करेंगे। बेसिकली वृद्धा समाज कार्य का क्षेत्र बताया गया है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बातचीत करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे सामुदायिक विकास को लेकर। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता, प्रवासी जनसंख्या और शरणार्थी, और 8वां एक स्टेप बनेगा औद्योगिक सेटिंग। हालांकि इसके बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं तो श्रम कल्याण भी एक क्षेत्र आता है, बाधितों के कल्याण के संबंध में भी एक क्षेत्र आता है, आपका ग्राम विकास की बात हो या सामाजिक रक्षा की बात हो या आपराधिक सुधार की बात हो, और सामाजिक नीति नियोजन, आधुनिकीकरण और कानूनी सहायता, मानवाधिकारों का संरक्षण, ये सभी एक पार्ट माने गए हैं जो एरियाज के रूप में जाने जाते हैं सोशल वर्क में। तो एरियाज तो बहुत सारे हैं, है ना। बेसिकली मैंने मेन चीजें लिए हैं, आप लोगों को मेन चीजों पर ही हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो हेडिंग में बना लीजिएगा आप सभी लोग समाज कार्य का क्षेत्र, और एक पॉइंट लिखिएगा आप सभी लोग बाल और परिवार सेवाएं। तो सबसे पहले मैं बाल कल्याण के बारे में और परिवार सेवाओं के बारे में जिक्र करने वाला हूं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं जब बाल कल्याण के बारे में, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि बच्चे राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं और बच्चों के विकास में ही राष्ट्र का विकास निहित है, और ये इस बात से आप सभी लोग परिचित हैं। विकास की प्रक्रिया में मानव विकास न केवल विकास का साधन है, बल्कि वह इसका लक्ष्य भी है। तो अगर मैं आप लोगों से बाल कल्याण के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, तो यहाँ आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम चलाए जाते होंगे। तो सोशल वर्क में बेसिकली जो जिक्र होता है वो बेसिकली किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाने के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूं तो भारतीय योजना आयोग ने बाल कल्याण के रूप में बताया है कि बालक के संपूर्ण कल्याण से लगाया है। अगर आप लोगों से प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि बालक के संपूर्ण कल्याण से लगाया है, ये स्टेटमेंट निम्न में कौन, तो एक ऑप्शन मिलेगा और उस ऑप्शन में लिखा रहेगा भारतीय योजना आयोग। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है एक, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए, स्पष्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? मैंने अभी एक पॉइंट आप लोगों को बताया है, इस चीज को आप, हाँ, मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल 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 बालक के संपूर्ण कल्याण से लगाया है। बालक के संपूर्ण कल्याण का मतलब होता है चहुमुखी विकास। उसका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी होगा, यानी संपूर्ण कल्याण की बात किया जा रहा है बालक के। और ये बात किसने कहा है? भारतीय योजना आयोग ने कहा है। भारतीय योजना आयोग, और इसी के अंतर्गत संपूर्ण जो शब्द लिया गया है वो आर्थिक को भी मेंशन किया गया है। किसको मेंशन किया गया है? आर्थिक शब्दों को भी मेंशन किया गया है, यहाँ तक कि प्रशासनिक शब्दों को भी मेंशन किया गया है, यहाँ तक कि प्रविधिक शब्दों को मेंशन किया गया है, और सामाजिक प्रयत्नों को भी मेंशन किया गया है। इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं और भी चीजें लेते हैं हम लोग।
अब आपसे प्रश्न देखो मेरी बातों को समझो, मैं अभी इस पीडीएफ को समझाऊंगा, केवल मेरी बातों को समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। अब प्रश्न हमारे सामने आजकल जो है यूजीसी नेट में या एमपी सेट सोशल वर्क की मैं बात कर रहा हूँ 2023 का जून में जिसका एग्जाम है। प्रश्न जब हमें कथन कारण को लेकर आए, जब प्रश्न कूट के रूप में लेकर आए, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है बाल कल्याण का उद्देश्य। देखो जानते आप सभी लोग हो बाल कल्याण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। मैं सिर्फ यहाँ आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल शब्द कौन कौन से आते हैं। आपको बता दूं, एक ऑप्शन ऐसा होता है जब बाल कल्याण की बात करता है तो कहता है कि बालकों की मौलिक जो आवश्यकताएं हैं, ये ट्रेडिशनल शब्द है, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उसके विकास में अधिक से अधिक अवसर देना। और मैंने एक ट्रिक बताया है कि जिस ऑप्शन में अवसर हो वह ऑप्शन सदैव सत्य होते हैं 99%। इसमें कोई दो राय नहीं। स्पष्ट हो रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक आ रही है? शुरुआत से चल रहे हैं आप सभी लोग। देखिए ये बाल कल्याण की मैं बात कर रहा हूं, बातों को केवल समझना है। दूसरा एक पॉइंट है, हमने कहा है कि बाल कल्याण में हमें याद रखना है उसको उद्देश्य को। अब एक कूट और आपके सामने है, और कूट में लिखा है कि बताइए शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक या व्यवहारिक विकास के लिए सेवाओं का आयोजन करना, क्या ये बाल कल्याण का उद्देश्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि हम शारीरिक विकास करें, मानसिक विकास करें, सांवेगिक विकास करें, शैक्षिक विकास करें, व्यवहारिक विकास करें, इन सेवाओं का आयोजन जब बात हो तो आप ध्यान रखिएगा यह बात जो है बाल कल्याण की है, बाल कल्याण की है। ये दूसरी बात रहेगी। फिर उसके बाद आपके सामने एक और कूट आ रहा है, थर्ड, कहता है कि कमजोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आईएमपी करके भी आप नोट कर सकते हो कि कमजोर और पिछड़े वर्गों को बात हो रही है, कमजोर और पिछड़े बालकों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना जिसका विकास अवरुद्ध ना हो और वे स्वस्थ व्यक्तित्व विकसित कर सके। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कमजोर और पिछड़े बालकों को सुरक्षा प्रदान करना है जिससे उनका विकास जो है अवरुद्ध ना हो, बाधा ना हो, और उनके स्वस्थ में और उनके व्यक्तित्व को हम विकसित कर सके, वह एक प्रकार से बाल कल्याण का उद्देश्य बनेगा। आप लोग ये बात जानते हैं सभी लोग, ऐसा नहीं कोई बालक नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। और रोगों से बचाव करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, आत्मनिर्भर विकसित करना, ये प्रक्रियाएं बेसिकली हमें संचालित करता है बाल कल्याण में। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपसे एक और बात बताना चाह रहा हूं बालक के ही बारे में। अब कॉपी पर लिख रहे हैं तो कुछ आर्टिकल को लिखें जो आर्टिकल हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं आपको बताता हूं, आप डालिए बालकों के संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान। क्या डालेंगे? संवैधानिक प्रावधान। अब संवैधानिक प्रावधान की मैं बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं आप लोगों से जिक्र करने वाला हूं किसके बारे में? आर्टिकल के बारे में। अब आर्टिकल हमारे सामने आता है एक 15 का 3। बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा, पेपर में खूब पूछा गया है। आप लोगों को जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। यही आज आप लोग 15 का 3 याद कर लो आज ही। इस आर्टिकल में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों को, किसके लिए? महिलाओं, ध्यान से समझिए, महिलाओं और बच्चों, और बच्चों, ठीक है, कि विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है, विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। तो जिस आर्टिकल में महिला और बच्चे लिखे रहेंगे तो आप लोग 15 का 3 आर्टिकल मान लीजिएगा। बेसिकली 15 तो आपको पता है धर्म, जाति, लिंग इत्यादि चीजों से भेदभाव को रिलेट करता है, लेकिन उसके कुछ सब पार्ट है, सब पार्ट है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए 15 का 3। फिर आप देखिए आगे, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 की बात करता हूं तो आप लोग भली भांति तरीके से परिचित हैं। आर्टिकल 17 आपसे क्या बोलता है? कहता है हाँ, अस्पृश्यता का समाप्त करना। बिल्कुल, बहुत सही जवाब बताया आपने सर। तो किसी भी प्रकार से इसका अभ्यास वर्जित किया गया है, यह अनुच्छेद 17 बताता है, जो बालकों के संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को रिलेट करता है।
तो मैंने अभी तक 2 आर्टिकल बताए हैं, शायद मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप 2 आर्टिकल याद भी हो गए होंगे। जी। नहीं, नहीं, केवल 17 ही है। 17 में ही सर, क्लॉज़ कोई नहीं है इसमें। हाँ, 17 ही आपका है। भाई मैंने अस्पष्टता को ही बोलते हैं। अस्पष्टता मैंने शब्द बोला, अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है और कहा गया है कि किसी भी प्रकार से इसका अभ्यास वर्जित होगा बालकों के संवैधानिक प्रावधान में। तो ये एक प्रकार का प्रावधान है, बच्चों के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 17। जरूरी नहीं केवल वयस्क के लिए ही है, बच्चों के लिए भी वो आर्टिकल है, इसलिए आप ध्यान रखें 17 आर्टिकल को भी। क्या मेरी बात आप समझ पाए हैं सर? एक बार स्पष्टीकरण करें। अगर नहीं समझ में आए तो बताएं, फिर मैं बताऊंगा आपको। देखिए इसे मैं बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि ये आप समझने का केवल प्रयास करिए। अनुच्छेद 17 आपसे कहता है अस्पष्टता का उन्मूलन, छुआछूत समाप्त करना। ये बात आप जानते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि बालकों के संबंध में कुछ ऐसे अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधान को रिलेट करते हैं। आई थिंक आप ये बात समझ रहे हैं। बच्चों के बारे में बता रहा हूँ। समझ रहे हैं इतनी मेरी बात कि मैं संवैधानिक प्रावधान बात कर रहा हूँ बच्चों के बारे में। अब उसी उसी में कह रहा है कि अस्पष्टता समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित होगा। तो क्या आप बच्चों के साथ अस्पष्टता की बात करेंगे? क्या बच्चों से छुआछूत वाली बात करेंगे? अगर बच्चा किसी मटके से पानी पी लेता तो भाई आप शेड्यूल कास्ट के हो, आपने मटके से पानी क्यों पी लिया? क्या आपके लिए ये ठीक रहेगा करना? तो ये कोई सब क्लास नहीं है, केवल 17 आर्टिकल ही है जो बच्चों, महिला, वयस्क इत्यादि लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है कि अस्पष्टता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। फिर से सुनिए, अस्पष्टता से उत्पन्न होने वाले किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक है, अनुच्छेद 17 आपको ये बताता है सर, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक अनुच्छेद आता है 24, जैसा कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से रूबरू हैं। 24 आर्टिकल आपसे कहता है कि 14 साल की आयु में या 14 वर्ष की आयु से कम की आयु के बच्चों को किसी कारखाना या खान, मेरी बात को समझिएगा, केवल बात को मैं समझा रहा हूं, आर्टिकल सभी लोग जानते हैं, परंतु मैं यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुनो। तो मैंने कहा कि किसी खान या कारखाना अथवा जोखिम वाले कार्य में लगाए जाने पर उसको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 24 बताता है। अनुच्छेद 24 क्या बताता है, क्या याद रहेगा आप सबको? आर्टिकल 24 क्या कहता है आपसे? कहता है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी खान या कारखाना में जोखिम वाले कार्य में लगाने पर प्रतिबंध कर दिया जाएगा या लगा दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 24 बताता है। बात को समझिएगा। एक और आर्टिकल आप लिखिए, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 से आप सभी लोग रूबरू होंगे, आई थिंक, मैं जहां तक उम्मीद है सभी लोगों को पता है। अनुच्छेद 39 है, जानते हैं? हाँ, ओके। बेसिकली चलिए, बिल्कुल, अब आप मेरी बात को समझिए। संविधान के जो चौथा भाग है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। संविधान के चौथे भाग की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आता है, डीपीएसपी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। इन्हीं के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य अपने उद्योग में काम करने वाले श्रमिक, बात को समझिएगा, काम करने वाले श्रमिक और महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देगा। ये अनुच्छेद 39 बताएगा। किस पे बल देता है? ये स्वास्थ्य पर बल देता है, इसलिए आर्टिकल यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे सामने आता है आर्टिकल नंबर 39 का एफ। 39 का एफ आप लोग जानते हैं, ये अनुच्छेद क्या बताता है आपको? कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा? 39 का एफ, 39 का एफ
बालकों का, ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज़ स्पष्ट है, एक बार क्लियर कर दीजिए मुझे। सही है मगर सर स्लो हो गई है। ओके, थोड़ी स्लो आवाज़ मेरी स्लो हो गई है। ओके ओके, सर, ब्रेक हो रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब आवाज़ क्लियर है ना? हाँ जी। चलिए देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिए। यफ क्या बता रहा है आपसे? आपसे कहता है आर्टिकल एफ कि बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण, ठीक है, वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर देना और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। तो आपके क्वेश्चन में एक प्रश्न आता है, प्रश्न कैसे रहेगा? प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ कैसे रहेगा। प्रश्न रहेगा कि बालकों लिखा रहेगा और लिखा रहेगा अल्पवय, ऐसे शब्द लिखा रहेगा, अल्पवय ऐसे शब्द लिखा रहेगा। कहेगा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। निम्न में बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो आप लोग बताएंगे 39 का एफ, 39 का एफ। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। सर 39F को एक बार रिपीट करना। 39 का एफ जो है इसके कीवर्ड रिपीट कीजिए। कीवर्ड सर आप केवल इतना ध्यान रखें यहाँ पर कि स्वस्थ एवं मुक्त वातावरण में अपने विकास के अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। क्या बात कही गई है? स्वस्थ एवं मुक्त वातावरण में अपने विकास के अवसर प्रदान करने की बात कही गई है 39 का एफ। ये कीवर्ड्स हैं। यदि आप चाहें तो जो मेरे द्वारा बोली गई बातें हैं, स्वस्थ विकास के अवसर सुविधा दी जा रही है, बालक और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, ये बात भी आर्टिकल 39 एफ के अंतर्गत शामिल हो जाता है। बस मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये बात समझ लिए होंगे। आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ। मैं कीवर्ड्स को ध्यान दिलवा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको वो सारी चीज़ें पता रहे अच्छे से। अब बात करूँगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं बालकों के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक आज का जो है समाज कार्य क्षेत्र पर है, तो इसलिए मैंने जो पहला क्षेत्र लिया है बालकों का लिया है, जो इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। पेपरों में हम सबसे प्रश्न ये पूछा जाता है बालक से। तो आप कॉपी में एक साइड में लिख लीजिए राष्ट्रीय बालक नीति की घोषणा। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा क्या आपने नोट कर लिया है? तो मैं इस पे आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूं जिससे आप लोग याद रहें लंबे समय तक। राष्ट्रीय बाल नीति की हाँ घोषणा। तो अनुच्छेद कंप्लीट हो गया ना बच्चों से हाँ हाँ हाँ, अनुच्छेद कंप्लीट, बच्चों के संबंध में अनुच्छेद कंप्लीट। तो 45 से दादा है? नहीं वो तो अलग है, वो मैं अलग बात करूंगा, वो बेसिकली शिक्षा उच्छा से संबंध में आएगा। तो 21 का ए, 45, 51 वो मैं अलग बताऊंगा, है ना। यहाँ पर आप इतना ही आप लोग जो है ध्यान में रखें, ठीक है। जो मैंने आर्टिकल्स यहाँ पर आप लोगों को बताए वो बेसिकली जब मैं कार्यक्रम पढ़ाऊंगा भी ना तो वहाँ पर लूँगा, ठीक है ना। कार्यक्रम को समेकित बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, ये जब पढ़ाऊंगा तब मैं लूँगा वहाँ पे आर्टिकल। क्या यहाँ पर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? जी सर जी। हाँ, अब मेरी बात को समझिए। अब प्रश्न हमसे पूछता है कि कहता है कि भाई राष्ट्रीय बाल नीति किस सन में घोषित की गई, भारत में कब लागू हुई, ये प्रश्न बनता है हमारे सामने। मैं आपको बता दूं कि कोई भी देश इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि राष्ट्र संघ महासभा के बाल अधिकारों की घोषणा में निश्चित किए गए जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों को क्रियान्वित करे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहली बार, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना, मैंने एक पंचवर्षीय योजना को लेकर आप लोगों को एक पीडीएफ दिया है, देखा भी होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास पर कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बात को समझिएगा। फिर उसके बाद एक वर्ष आता है 1967, मेरी बात को बड़ा ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, 1967 आता है। 1967 में भारत सरकार ने इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की और समिति ने उन क्षेत्रों का पता लगाया जहां कार्यवाही का मतलब होता क्रिया का मतलब एक्शन,
एक्शन की आवश्यकता थी या कार्यवाही की आवश्यकता थी और उचित कार्यवाही करने के अनुकूल कार्यक्रमों के लिए सुझाव दिया। समिति ने बाल विकास के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता की महसूस की। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कब की, 1967 की। तो उस समय देखा गया कि भाई बच्चों की आवश्यकताओं का समेकित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की गठन का सुझाव दिया और फिर उस समिति के सुझाव पर विचार किया गया। तो बाद में सरकार ने 22 अगस्त, अब देखिए आप लोग यहीं से जानते हैं सभी लोग, 22 अगस्त 94 से जानते हैं आप लोगों को 1967 नहीं पता था। और आपको राष्ट्रीय बाल जब घोषणा की गई तो तीसरी पंचवर्षीय योजना नहीं थी। इसके पहले मैंने 2 और पॉइंट लिखवा दिए हैं जो आप सब के लिए आगामी एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। तो 22 अगस्त 1974 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल नीति का एक प्रस्ताव पारित कर दिया और इसी के अनुसार ये बात बताया गया कि बच्चे सर्वोपरि महत्व की राष्ट्रीय परिसंपत्ति हैं और मानव संसाधनों के विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, जिससे बड़े होकर बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, समाज के लिए अपेक्षित दक्षताओं और अभिप्रेरणाओं से संपन्न हष्टपुष्ट नागरिक बन सके। इस तरीके की बात 22 अगस्त 1974 की जो राष्ट्रीय बाल नीति का प्रस्ताव रखा गया उसमें ये बातें कही गई। तो बताइए पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति कब आई, कौन बताएगा मुझे? 67 नहीं 1974 1974 हाँ 1974 हाँ 1974 जो समिति उच्च स्तरीय की समिति बताई गई थी, भारत सरकार ने बनाया था बच्चों के आवश्यकताओं के आधार पे, है ना। उस समिति का कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर नाम था कि जैसे आप पढ़ते हैं काका कालेकर समिति, ऐसी कुछ नहीं, उच्च स्तरीय की समिति थी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई थी। बेसिकली समेकित उद्देश्य से रखा गया था उसका, ठीक है। जी सर। हाँ, अब देखिए इस बातों को आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा यहाँ तक। फिर उसके बाद आप तो ये 1974 की बातें आपने समझ लिया। मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें सभी बच्चों के लिए व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम रखे गए थे, बच्चों के आहार की कमियों को दूर करने की बात रखा गया था, पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू किया गया था, गर्भवती माताओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि सरकार ने 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की भी बात 22 अगस्त 1974 वाले जो बनाई गई थी नीति, उसमें बात कही गई थी। ये कुछ बेसिक जानकारी थी, है ना, इसको आप ध्यान रखें सभी लोग। फिर उसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति थी वो थी किस लिए? वो बेसिकली 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता देती है और देश के क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में या उस अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी बच्चों को शामिल करती है। यह मानता है कि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना है और एक बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इस तरीके की बात 22 अगस्त 1974 की ये परिचर्चा हुई। अब आप लोगों ने एक और डेट सुना होगा, मैं अभी आप लोगों को PDF पे लेकर चलूँगा। मैं जो बातें आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आप जब पॉइंट टू पॉइंट लिख के चलेंगे तो आपको और इजी होगा। तो अब आप कहेंगे कि आज हमने क्या क्या सीखा, है ना। तो 1974 सीख लिया है। अब हम दूसरी बात सीखेंगे। यहाँ पर एक राष्ट्रीय नीति फिर संशोधन हुआ। जब 22 अगस्त 1974 को हमने स्वीकार कर लिया, उसके बारे में जान लिया कि ये क्या क्या चीज़ें थी, तो फिर उसके बाद, हालांकि आपको एक और बात बता दूं मैं, उससे पहले बच्चों की जो विभिन्न संवैधानिक प्रावधान थे, जो राष्ट्र संघ बाल अधिकारों की घोषणा हुई थी, किसकी बात मैंने कर दिया? राष्ट्र संघ बाल अधिकार की घोषणा। और आपको पता होगा, बता सकते हैं कोई बच्चा मुझे कब आया था ये राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा? बता सकते हैं आप लोग? 1959? बोलिए। हाँ जी, यही सही जवाब है जी। हाँ, 1959।
उसके बाद आपको बताऊं सन 2001 सन 2001 में बाल विकास से संबंधित, किससे? बाल विकास से संबंधित इस पॉइंट को जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको नोट करो। जीने के स्वास्थ्य, ये पेपर में आ चुका है। जीने स्वास्थ्य कॉमा फिर लिखिए पोषण, और उसके बाद आप लिखिए आर्थिक शोषण से संरक्षण प्राप्त करना या संरक्षण प्राप्त करने फिर कॉमा, और उसके बाद लिखिए समानता प्राप्त करने के अधिकार को स्वीकार करना। क्या ये बात समझ में आपको आई कि मैंने 2001 में क्या क्या बातें बताया दिया? मैंने कहा कि बाल विकास से संबंधित जीने स्वास्थ्य की बात करता है, पोषण की बात करता है, खेलने की बात करता है। खेलने का मतलब कभी कभी यूजीसी यूज करता है, एमपी सेट यानी मध्य प्रदेश भी यूज कर सकता है। खेलने को मनोरंजन भी कहा जाता है। आर्थिक शोषण के संरक्षण प्राप्त करने, समानता प्राप्त करने के अधिकारों को स्वीकार करता है। ये 2001 का जब संशोधन हुआ। बात यही नहीं समाप्त हुई। 2001 के बाद अब आप लोगों को अगर पेपर में आएगा तो अब 2012 और 13 आता है। ध्यान रखिएगा। फिर राष्ट्रीय बाल नीति आपकी 2012 जो 2013 में लागू हुई, ठीक है। अब इनके बारे में पूछता है। अब आपके जो जून 2023 का पेपर होने वाला है वो इसी पर आधारित रहेगा, 2013 पर ही ये इसी पर आधारित होगा। ये लागू हुआ था 2013 में। अब मैं इसमें 2-3 बातें बता दूं आप लोगों को, ताकि आपके अगर पेपर में प्रश्न आए तो आप आसानी से टैकल कर लो। और वही बताऊंगा जो आपके ऑप्शन में आते हैं। मैंने बहुत पेपर करवाए हैं आप लोगों को, वो ईजिली मिल जाएंगे आपको, है ना, वो मिलेंगे भी। अब ध्यान से सुनो। यहाँ बात जब हुई 2012 में, जो 2013 में लागू हुई, बात ये कही गई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने, किसने? बात को समझिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय बाल नीति 2012 को 18 अप्रैल 2013 को स्वीकृति दी। 18 अप्रैल 2013 को स्वीकृति दी। नोट कर रहे हैं? 2013 को स्वीकृति दी 18 अप्रैल को। अब ध्यान से समझिए। कहा कि इसमें कि यह नीति जो है 18 वर्ष से कम उम्र के, कब से? 18 वर्ष से कम उम्र के देश के सभी लोगों को बच्चे या बच्चियों के रूप में मान्यता देती है, क्योंकि बचपन और उस दौरान विकसित मूल्य किसी भी व्यक्ति के जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसलिए बच्चे या बच्चियों की सुरक्षा और उससे संबंधित विकास दीर्घकालीन के रूप में होता है। दीर्घकालीन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में चलता है, लॉन्ग टर्म में चलेगा और एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण का ये बल देगा। एकीकृत का मतलब होता है कि स्पेशल बच्चों के साथ सामान्य बच्चों को भी रखा जाएगा, है ना। इस तरीके की बात होगी। हमें किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है, इस तरीके की बात कही गई है 2013 में। और लंबा गोल लेके चलना, ये नहीं कि छोटे समय तक के लेके गए और फिर गोल को समाप्त कर दिया। हमें लंबे गोल लेके चलना है, ऐसी बात कही गई है 2012 वाली में, जिसकी स्वीकृति हुई थी 2013 में। एकीकृत बाल सुरक्षा सर? जी बिल्कुल करेक्ट जवाब। इसका उद्देश्य यही है कि सशक्त समन्वय की बात करना। सशक्त समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन पर बल देना। पर्याप्त साधनों का प्रावधान होना चाहिए। जब तक साधन ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा, है कि नहीं। तो पर्याप्त साधनों का प्रावधान होगा और बच्चों के लिए और बच्चों के साथ काम करने वाले सभी लोगों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराना और उनकी क्षमता का विकास कराना। मतलब अब आप लोग सोशल वर्कर हैं, अब सोशल वर्करों को भी इसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए और उनकी क्षमता का विकास हो सके। ऐसी बात भी किसमें कही गई है? बाल नीति 2012 वाली में, जो लागू हुई 18 अप्रैल 2013 को।
जो लागू हुई 18 अप्रैल 2013 को। हर 5 साल में इस नीति की समीक्षा का एक प्रावधान किया जाएगा जो 2012 में आई, जो 18 अप्रैल 2013 को लागू हुई। इसी समिति की बात की गई। हर 5 साल में उसकी समीक्षा की जाएगी। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस समिति के अवलोकन और क्रियान्वयन के समन्वय करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा और उस वहाँ पर समीक्षा प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। तो ये थी आपके लिए बाल नीति। अब बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। 22 अगस्त 1974, इससे पहले आपने 1967 में देखा कि समिति आई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखा, फिर उसके बाद आप लोगों ने 2001 देखा। अब जो पेपर में आता है वो आप लोगों ने 2012 देखा, लागू जो हुआ 18 अप्रैल 2013 को। अब ऑप्शन में आपको क्या करना है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों को, आपको जो पॉजिटिव ऑप्शन रहेगा बच्चों के विकास की तरफ, उसी की तरफ हमें आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों से ये टॉपिक जैसे ही कवर होगा मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, आप लोगों से करवाऊँगा ये सारे। तो क्या आप लोगों ने यहाँ पर बच्चों के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान थे आर्टिकल में, मैंने बताया है अभी आप लोगों को कि आर्टिकल आप लोगों को समझ में आ गए? क्या आपको जो नीति थी वो समझ में आ चुकी है? तो एक बार यस करिए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अगर समझ में आ गई तो बोलिएगा, अगर नहीं समझ में आई पूछ लीजिएगा मेरे से, है ना? हाँ बताइए सर, क्या स्पष्ट हो गई सर? सर वो राष्ट्रीय संघ बाल अधिकार घोषणा जो हुआ था वहाँ पे एक समझा दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय बाल संघ घोषणा 19 आपका आता है 1959, है ना? 1959 आता है। और ये बेसिकली इसकी जो भूमिका है मैं आपसे कहूँ तो बाल संरक्षण से है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि ज़्यादा यहाँ पर आप लोग प्रेशर ना डालें अपने ऊपर कि ये किससे संबंधित है। इसका अलग से यूनिट नंबर 9 में दिया गया है, मैं आप लोगों से वहाँ पर जिक्र करूँगा। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखिए, आपको पता भी होना चाहिए कि जो एक राष्ट्रीय बाल नीति के परिप्रेक्ष्य में एक बाल घोषणा समिति एक हुआ था जहाँ पे बच्चों के बारे में बताया गया था, वहाँ पे बच्चों के योगदानों पर भूमिकाएं निभाई गई थी। तो वो बाल घोषणाएं थी बच्चों के संबंध में, वो बात हुई थी 1959 में, ठीक है। तो राष्ट्र संघ के द्वारा वो बाल अधिकारों की घोषणा हुई थी, उसका एक अधिदेश जारी हुआ था, उसके बारे में जिक्र हुआ था, है ना। तो मैं कहूँगा उसको आप केवल इतना ध्यान रखें बस कि 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था और उसमें कहा था कि बच्चों के संरक्षण को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आश्रय को लेकर, अच्छे पोषण को लेकर ऐसे अधिकारों को परिभाषित किया गया था। वहाँ पे ऐसे अधिकारों को क्या किया गया था? परिभाषित किया गया था, जो बताता है आपका क्या? बाल अधिकारों का घोषणा। जन्म लेने का अधिकार है, भोजन, आवास, कपड़े के न्यूनतम मानकों का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये सारी बातें उत्तरजीविका के आधार पर, अगर हम बात करें अधिकार पर, रखा गया था। ठीक है, क्लियर है सर? जी सर आप जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहे थे, किसके बारे में सर? फिर से बताएं। सर तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 1961 से 1966 के बीच में ही है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। जी जी। 1967 में वो कैसे घोषणा किया था वो राष्ट्रीय बाल नीति को? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, भारत में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आया तो वो बेसिकली आर्थिक अर्थव्यवस्था पर आधारित रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसका उद्देश्य था कि कृषि पर बल देना, गेहूं के उत्पादन में सुधार करने की बात थी। और बेसिकली इसे जब बनाया गया था तो वो बात को समझिएगा, 1961 से लेकर 1966 तक, है ना। अब इस अवधि के लिए अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाने को लेकर
टेक ऑफ की आत्मसक्रिय स्थिति को पहुंचाने को लेकर बात की गई थी। उसी में आपको बता दूं, चीन युद्ध के कारण यह योजना जो रही बेसिकली हासिल नहीं कर पाई थी 5.6% की दर वृद्धि करने के परिप्रेक्ष्य में। तो इस वजह से यहाँ पर सक्षम ना हो सके तो 1967 में एक समिति लाई गई थी, जो बात की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी बच्चों के विकास को लेकर, और बात कही गई थी 1967 में भी समिति में भी कि बच्चों को विकास करने को लेकर। तो सर्वांगीण विकास तो बच्चों का चल ही रहा था, ये शुरुआत से ही पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था उसमें। लेकिन आपसे अगर पर्टिकुलर पूछेगा तो आप बताइएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो बेसिकली स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत कर रही थी। तो प्रश्न ऐसे नहीं, बच्चों के संबंध में मैं बात कर रहा था आप लोगों से। बाकी यूनिट नंबर 7 या 8 में आपको मिलेगा, तो वहाँ पे मैं पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊँगा आपको ये सारी बातें। यहाँ पर बच्चों के बारे में बात कर रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलेट करवाया, क्योंकि थोड़ी सी भूमिका इसकी है यहाँ पर। सर मेरी बात स्पष्ट हुई सर आपको? यस सर। हाँ, और इस योजना आयोग की जो अध्यक्षता थी ये जवाहरलाल नेहरू की थी। किसकी थी? नेहरू की थी। तो मैं अब आगे बढ़ूं, बताइए नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं अब। जी सर जी। चलो आगे बढ़ता हूं। फिर हम लोग बातचीत करने वाले थे यहाँ पे बच्चों के विकास के परिप्रेक्ष्य में अब कुछ कार्यक्रमों को लेकर। कार्यक्रम भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से नोट्स देखो, मेरी क्लास अगर आप लोग ले रहे हैं, अच्छे नंबर गेन करना है, तो मैं ये बताता हूँ आपको कि आप नोट्स बनाएं, अच्छे नंबर मिलेंगे। और केवल वही चीज़ों को लिखें, पूरा आप सारी बातें मत लिखो, आप सारी बातों केवल समझो। लिखना हमें वो है जो हमें समझ नहीं आया है, लिखना हमें वो है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, है ना। समझ ना आना मतलब ये मत समझिएगा कि जो समझ में नहीं आया। लिखना हमें वो है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जिसको हमें थोड़ा सा समझ में देरी से आ रहा है, या जो चीज़ें हमें थोड़ा सा टफ लग रही है, हमें वो लिखना है। बाकी जो समझ नहीं आएगा आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे आपको, ज़रूर समझ में आएगा, है ना। मेरी बात समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ जी सर, समझ हाँ गए। ठीक ठीक। तो एक वक्त था ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत ने भी जो हस्ताक्षर किया था वो वाला संधि काउंट करते हैं? जी मैम, फिर से बोलें। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया था ना प्रस्तावना वाले पे, सर वो वाला संधि काउंट करते हैं ना, वो कौन सा था सर? नहीं, प्रस्ताव हस्ताक्षर वाला अभी कुछ नहीं ऐसा है मैम। अभी आगे अगर मिलेगा आपको बताएंगे अभी आपको, है ना। ठीक है, अभी आप उतना आगे ना जाए। ये शायद आप पूछ रहे हैं हमसे यूनिट नंबर 9 का यूएन जो है सीआरसी के बारे में, यूएनसीआरसी के बारे में। ठीक है, हाँ यूएनसीआरसी पूछ रहे हैं आप, वो आपका यूनिट नंबर आगे मिलेगा। अभी आप लोग इतना आगे मत जाएं, मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ क्षेत्र को लेकर, इसलिए जो क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उसी पर बातचीत करने वाला हूँ। आप लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है कि आप एक्टिव हैं, आप आगे की बातें सोच रहे हैं, बड़ी अच्छा लगा आपसे। लेकिन यह है कि आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, कोई चीज़ें छोड़ूंगा नहीं आप लोगों के सामने। चलिए एक पॉइंट लिखिए आप सभी लोग, अब बाल कल्याण के कार्यक्रम में पॉइंट डालिएगा, हेडिंग समेकित बाल विकास सेवा योजना, ये पॉइंट डालिएगा आप लोग। और डालते ही मैं आपको बताता हूँ, उस बात को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं बता दूँ कि ये ICDS के नाम से जाना जाता है, ICDS के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड, C से कहते हैं चाइल्ड, D से कहते हैं डेवलप, और S से कहते हैं स्कीम, S से कहते हैं स्कीम। आपको बता दूं एक कीवर्ड्स पेपर में आ चुका है कि ICDS जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित। फुल फॉर्म क्या बोला आपने? इंटीग्रेटेड सर, चाइल्ड। I से होता है इंटीग्रेटेड, C से होता है चाइल्ड, D से होता है डेवलपमेंट, S से होता है स्कीम। हिंदी में कहते हैं समेकित बाल विकास योजना। और यह योजना सर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे लॉन्च किया गया था 1975 में। पेपर में आ चुका है। कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था ICDS को। ये पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि इसको ध्यान जी
क्या कह रहे हैं मैम? 75 मैम, स्क्रीन पर लिखता भी रहता हूँ मैं, 1975 है ना, 1975। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये पेपर में आप लोगों ने देखते भी हैं, है ना। सारी चीज़ें क्लास समाप्त होने के बाद ज़रूर रिकॉल करिएगा आप सभी लोग। बात करते हैं फिर उसके बाद एक और चीज़ों को लेकर, वो भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इसका कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सभी लोगों को सारे कंटेंट दूंगा, ऐसी बात नहीं है, परंतु मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिखवा रहा हूँ आप सबको। ये बेसिकली आपको बता दूँ, इसी के तहत अगर हम जिक्र करें ICDS में ही, तो कुछ बातें कही गई हैं। क्या बातें हो सकती हैं? पेपर में आता है, आप ध्यान रखिएगा। ये कहता है कि कुपोषण, इसका मोटो क्या है? कुपोषण, स्वास्थ्य, युवा बच्चे, गर्भवती और नर्सिंग माताओं की विकास की आवश्यकताओं को संबोधित करता है ICDS। कुपोषण पर बात करना, स्वास्थ्य पर बात करना, युवा बच्चों पर बात करना, गर्भवती और नर्सिंग माताओं के विकास पर बात करना, इसका काम है ICDS का। दूसरी बात, इसी समन्वित बाल विकास इच्छा, इसी जो मैंने कहा इंटीग्रेटेड को ना हिंदी में समन्वित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समन्वित भी बोलते हैं। और समन्वित बाल विकास योजना जो होती है वो 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए होती है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है बताओ जरा? 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए होती है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करती है ये योजना ICDS। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर। जी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों से कह रहा था कि कुछ योजनाएं होती हैं तो हमें पेपर में पूछ लिया जाता है। आपको बता दूं, ICDS के अंतर्गत योजनाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी सेवाएं। आंगनबाड़ी सेवाएं आएंगी कि नहीं आएंगी बताइए? कितने लोग आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं? सर आएगी। बिल्कुल आएगा, इसी के अंतर्गत है। इसी के अंतर्गत, बिल्कुल सही बता रहे हैं सर आप। तो 0 से 6 आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं ना, वो गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं वो आंगनबाड़ी के अंतर्गत आ जाती हैं। और 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करने वाला, जैसे पूरक पोषण हो गया। क्या आपका? हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है? जी सर जा रही है। इस तरह आ रही है। हाँ, एक आपको अगर यहाँ पर बात करें हम लोग, तो एक होता है पूरक पोषण। पूरक पोषण में जो है टेक होम राशन, अगर टेक होम राशन मिल जाएगा ऑप्शन में, तो क्या आप इस ऑप्शन को सही लगाएंगे? बिल्कुल लगाइएगा। इसका मतलब है गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल किया गया है इसमें, तो इसको कहते हैं हम लोग पूरक पोषण में टेक होम राशन। और बताता हूँ मैं, ध्यान सुनिए। यह जो है सुबह का नाश्ता शामिल करता है, और साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं, तो निर्धन परिवारों के लिए इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है। क्या करता है? ये प्रभावित करता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि मध्यमान भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 3 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को मीठा सुगंधित स्किम्ड फ्लेवर्ड मिल्क, फ्लेवर्ड लिखते रहिएगा, फ्लेवर्ड मिल्क 15 जुलाई 2015 से जो है इसको स्टार्ट किया गया। सर एक बार रिपीट कीजिए। बिल्कुल रिपीट करेंगे। हाँ, 3 से 6 साल के बच्चों को मीठा सुगंधित स्किम्ड फ्लेवर्ड मिल्क
15 जुलाई 2015 से सप्ताह के 3 दिवस कह लीजिए, सप्ताह के 3 दिवस कौन कौन सा? 3 दिवस सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। देखो पेपर में ये सब आता है, अगर जब फैक्ट पता होता है ना तभी हम कर पाते हैं, जब पता ही नहीं होता तो नहीं कर पाते हैं। तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रदाय किया जाएगा, यानी इसको दिया जाएगा प्रत्येक बच्चों को 10 ग्राम मिल्क। प्रत्येक बच्चों को कितने ग्राम? 10 ग्राम मिल्क पाउडर से एक निर्धारित विधि अनुसार, है ना, जैसे 100 ml दूध तैयार किया जाएगा, 100 ml दूध तैयार किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है इसमें। बाकी तो आपको पता होगा, अगर आंगनबाड़ी में जाते होंगे तो सुबह का नाश्ता में 10 ग्राम 16 ग्राम कितना? प्रत्येक बच्चों को कितना दिया जाएगा? 10 ग्राम मिल्क पाउडर से निर्धारित विधि के अनुसार बताया गया है 100 ml दूध तैयार किया जाएगा, 100 ml दूध तैयार किया जाएगा। सर ये जो क्या बोलते हैं दोपहर वाला जो भोजन देते थे स्कूल्स में, ये उसी में ऐड होगा या बिल्कुल अलग से बिल्कुल स्कीम बिल्कुल बिल्कुल उसी में शामिल किया गया है। मध्याह्न भोजन देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें आप लोगों से, तो बच्चों को जो देने की बात की गई है, रेसिपी वगैरह, जैसे सोमवार को क्या मिलेगा, मंगलवार को क्या मिलेगा, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को, है ना, इसके बारे में बातचीत की गई है। आपको पता होगा सोमवार को रोटी सब्जी दाल होगी, मालूम होगा, है ना? इतना डिटेल नहीं पता है। अच्छा, इतना डिटेल नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप जान लो थोड़ी बहुत चीज़ें, तो आपको पता हो जानी चाहिए अब ना। अब आप जान लीजिए आज से। टाइम टेबल कैलोरी के हिसाब से बनाया है। हाँ, कैलोरी के आधार पे जो है बनाई गई है, ये भी बात आपने सही करा कि प्रोटीन आपको बता दें 15 से 20 ग्राम और 500 कैलोरी की बातचीत की गई है, 500 कैलोरी की, है ना, ये इतना बच्चों को मिलना चाहिए। सर जी। एक प्रश्न है जी, एक 18 साल के बच्चे के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक होती है एक दिन में? देखिए सर, कई समितियां आई हैं, कई समिति के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग बातचीत हुई कि ग्रामीण की अगर हम बात करेंगे तो वो बेसिकली आपका 2400 कैलोरी मांगता है, और शहर की बात करें तो 2100 कैलोरी, है ना, 2100 कैलोरी, है ना, वो कैलोरी के हिसाब से बात हुई है। तो वो क्षेत्र समिति के हिसाब से, कई समिति कम मानती है, कई समिति अलग मानती है ना। तेंदुलकर समिति मानती है ये, जो मैंने आपको बताया है ना, है ना। तो ये बातें बताई गई हैं। तो ये था आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे इसके संबंध में, ठीक है। और आंगनबाड़ी के परिपेक्ष में टीकाकरण भी है, पोषाहार भी है, देखरेख भी है, कुपोषण से बचाव की बात की गई है। ये खासकर आंगनबाड़ी का एक मुख्य कार्य के रूप में रखा गया था। तो आंगनबाड़ी इतना डीप में तो नहीं जाता है, परंतु आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर। एक और आता है प्रधानमंत्री, ध्यान करिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में आ भी चुका है विगत वर्षों में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना, मैं बात कर रहा हूँ कार्यक्रमों के बारे में, तो इसलिए आपको ये भी पता होना ज़रूरी है। आपको बता दूं मैं, प्रधानमंत्री वंदना योजना को ही इन शॉर्ट में ऐसे ही इंग्लिश में आ जाता है PMMVY करके, ये आ जाता है। क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, आप सभी लोग इसको देख भी पाएंगे बाद में भी। तो प्रधानमंत्री, ठीक है, इसको बन जाएगा, और मातृत्व बन जाएगा M से, V से वंदना बन जाएगा, और Y से योजना बन जाएगी, Y से योजना बन जाएगी। आपको बता दूं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है शुरुआत हुई 1 जनवरी 2017 को। आपको बता दूं यह योजना जो थी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण से संबंधित थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था। मैं आपको बता दूं, इसी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है, ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की जो आंशिक क्षतिपूर्ति है उसकी पूर्ति हो सके। ऐसी बात कही गई 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में।
क्या ये बात स्पष्ट हुई? तो एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, इसी योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में पात्र लाभार्थी को 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं, पता होगा, और शेष 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद ही दी जाती है। और इसी प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं, जो बताता है आपको कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 की। तो स्पष्ट हो गया, तो फिर मैं दूसरी योजना पे बढ़ूं बच्चों के संबंध में। जी सर। जी सर। हर बार 5,000 मिलेंगे कि 3 इंस्टॉलमेंट में टोटल 5,000 मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे औसतन 6,000 मिलेंगे आपको। एक मतलब ये 5,000 आपने 3 इंस्टॉलमेंट वाला बताया ना सर? मैम ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। फिर मैंने कहा कि शेष 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दोनों इंक्लूड होके आपको दिए जाएंगे 6,000, अलग से नहीं आपको 5,000 दे दिया जाए 1,000 अलग से आएगा, वो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, एक नाम और आप सुनिए, लिख लीजिए कॉपी पर, राष्ट्रीय क्रेच। और आपको मैं दिखाऊंगा जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा क्रेच नाम। क्रेच को हिंदी में कहते हैं शिशु गृह, पेपर में आया हुआ सवाल है, शिशु गृह योजना। अब ध्यान से सुनिए, आपको पता भी होगा इसके बारे में कि राष्ट्रीय क्रेच शिशु योजना के बारे में। बेसिकली ये भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ही राष्ट्रीय क्रेच योजना को लाया गया था, या इसको हम लोग नेशनल क्रेच स्कीम के नाम से जानते हैं। यह योजना 1 जनवरी 2017 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। बता दूं, इससे पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से ये जाना जाता था। किसको आप जानते थे राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से? बिल्कुल, राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना को ही जानते थे, ऐसे बोलो ना। इसका उद्देश्य क्या था कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों, जैसे 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग को दिन भर देखभाल की जो सुविधा प्रदान की गई थी, इसी योजना में बात की गई थी। जानते हैं कब से कब तक? 6 माह से लेकर 6 वर्ष की आयु तक दिन भर देखभाल की सुविधा प्रोवाइड किया गया था राष्ट्रीय क्रेच शिशु योजना में। जी बोलिए सर। फैक्ट्री एक्ट 1948 में सेक्शन 46 में क्रेच का जिक्र है। हाँ, वो एक्ट में भी, अब एक्ट में कोई अगर महिला है, कर्मचारी है सर, उसके पास बच्चा है, तो वो अपने बच्चे को ले जाकर वहाँ पे फैक्ट्री में काम करेगी, तो उसकी देखभाल की बात जहाँ पे हो रही है उसको शिशु गृह कहते हैं। जी हाँ, शिशु गृह या क्रेचेस की व्यवस्था की जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्रेच की व्यवस्था की जाएगी, वो आपको एक्ट में जिक्र किया अंतर्गत ये दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, असत्य नहीं, आप सत्य बता रहे। अभी हम बात करेंगे सर, एक्ट आएगा आपके सामने, एक्ट आएगा, है ना, उन पे भी जिक्र करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो बाल एवं परिवार सेवाओं के अंतर्गत ये भी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ भी बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात हुई है, बस स्वास्थ्य की जांच की बात हुई है, टीकाकरण की बात हुई है, इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, यह आपका रहेगा। उसके बाद देखिए, आप ध्यान से एक और पॉइंट नोट करिएगा, यहाँ IMP करके मैं स्टार बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 11 मार्च 2020 हाल ही की बात है, इसलिए बता रहा हूँ। 11 मार्च 2020 तक राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना के तहत देश भर में 6,453 शिशु गृह संचालित हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, शिशु गृह क्या है? संचालित हैं, मतलब चल रहे हैं। ये हाल की मैं बात बता रहा हूँ, अगर पेपर में आ जाए तो लगा के चले आइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ तक स्पष्ट हो गया तो मैं नेक्स्ट योजना पर बढ़ता हूँ। सर, ये शिशु गृह भी क्या आंगनवाड़ी के माध्यम से संचालित किए जाते हैं क्या ग्रामीण क्षेत्र? नहीं, क्रेच वाला थोड़ी ना सर इसमें आएगा। क्रेच शिशु गृह इसमें आपका नहीं आएगा।
ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना के तहत बताए गए हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि आंगनबाड़ी के माध्यम से ये चीज़ें की जा रही है। ये तो सर वो योजना है जो बताई गई है आपको कि गरीबी रेखा से जो नीचे रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए ये बात कही गई है शिशु गृह योजना के बारे में। तो बच्चों के लिए सोने की सुविधा की बात हुई है इस योजना में। 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके प्रोत्साहन की बात की गई, प्री स्कूलिंग की बात की गई है, टीकाकरण की बात की गई है। यह योजना बेसिकली पहले राजीव गांधी क्रेच योजना के नाम से जानी जाती थी। आज जो है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय क्रेच शिशु योजना के नाम से जानते हैं। हाँ जी, 1 जनवरी 2017 को लाई गई थी, है ना? ठीक है राजीव सर, समझ में आया? जी सर जी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब राजीव सर यहाँ पर देखिए। हाँ राजीव गांधी शिशु गृह जो था वो कब आया? जी फिर से बताएं। राजीव गांधी शिशु गृह जो चलता था पहले, इससे पहले हाँ कब आया? नहीं, ये सर वही है, 2017 का ही है। वो उसी के नाम से ही रखा गया था ये योजना। ये तो नाम ना परिवर्तित हो गया, आपका जो ये नाम था वो बदल दिया गया, ठीक है। हाँ बाकी तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से उसका कोई स्कीम मतलब वो दोबारा से आया, पहले से आया, ऐसा कुछ नहीं था, वही नाम था, ठीक है। ये नाम बदल दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आएगा तो नाम 2017 ही लगाइएगा, कोई और वर्ष मत लगाइएगा, पेपर में और वर्ष आएंगे भी नहीं, ये भी बात ध्यान रखेंगे आप लोग। सर हाँ कहीं हम पढ़े थे कामकाजी का बीमार माताओं के बच्चों के लिए पालन घर जो है 1974 में, वो अलग है क्या? नहीं मैं समझा नहीं, फिर से बताएं। उसमें लिखा हुआ था बीमार माताओं के बच्चे के लिए पालन घर का जो योजना आया हुआ था 1974 में आया हुआ था। 1970 में? तो ये अलग है और जी बिल्कुल वो अलग है, ये अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल वो अलग है, ये अलग है, बिल्कुल सही बात है, वो अलग है, ये अलग है भाई, ठीक है। राजीव गांधी जो राष्ट्रीय क्रेच योजना थी वो अलग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैं आप लोगों से बात कर रहा था नेक्स्ट योजनाओं के बारे में, थोड़ा सा उस पर भी फोकस करें। मैं बता रहा था किशोरियों के लिए योजना। किसके लिए? किशोरियों के लिए योजना। इसको भी ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए ये भी, किशोरियों के लिए योजना। जब बात होती है किशोरियों के लिए योजना तो नोट करिएगा आप सभी लोग, आपको मैं बता दूं, आपको ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। आपने एक समेकित बाल विकास सेवा अम्ब्रेला स्कीम नाम सुना होगा। अभी किशोरियों को आप डैश मार के नीचे पॉइंट को समझिएगा। तो समेकित बाल विकास सेवा एक अम्ब्रेला स्कीम सुना होगा, अम्ब्रेला स्कीम। तो उस स्कीम के अंतर्गत जो है कुछ उप योजनाएं बनाई गई थी और उस उप योजनाओं को 1 अप्रैल 2017 को या 2017 से 30 नवंबर 2018 तक जारी किया गया। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 नवंबर 2018 तक जारी रखने के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई थी। और ये जो पार्ट था, ये पार्ट उप योजनाएँ जो थी वो ICDS योजना के अंतर्गत आती थी। तब आप कहेंगे ICDS के अंतर्गत आती कौन कौन सी थी? तो अभी आपने तो एक देखा आंगनबाड़ी सेवा, आपने अभी अभी नोट किया है किशोरी योजना, बाल संरक्षण योजना, शिशु गृह योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। ये प्रक्रियाएं उसी के अंतर्गत आती थी, ये प्रक्रियाएं जो हैं उन्हीं के अंतर्गत आती थी। तो किशोर या किशोरी योजना के अंतर्गत किशोरियों को सुगमता प्रदान करना था, शिक्षित करना था, सशक्त बनाना था, पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना था, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था, जागरूक उन्हें करना था। ये सारी बात किशोरी योजना के अंतर्गत था। किशोरी योजना में जागरूकता, जब स्वच्छता और स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जब जागरूकता को बढ़ावा दिया गया तो किशोरियों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को भी शामिल कर दिया गया। उसमें शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को भी शामिल किया गया और जो सरकारी सेवाओं थी उन सेवाओं के बारे में उनको सूचित किया गया या मार्गदर्शन दिया गया। एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि उनको जागरूक किया गया इस योजना के अंतर्गत। तो इसमें 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु में
वर्ष में स्कूल के अतिरिक्त किशोरियों के पोषण, जीवन कौशल, घरेलू कौशल इत्यादि इनको प्रदान किया जाने लगा किशोरी योजना के अंतर्गत। अब किशोरी योजना में आप 4 बात को ध्यान रखेंगे। मैंने आपसे कहा कि एक अम्ब्रेला स्कीम, और उस स्कीम के अंतर्गत ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2017 से 30 नवंबर 2018 तक, और उसमें आंगनबाड़ी सेवा, किशोरी योजना, बाल संरक्षण, शिशु गृह योजना, इन योजना को आपको ध्यान रखना होगा। सर एक बार रिपीट करना। आंगनबाड़ी सेवा, किशोरी योजना, बाल संरक्षण सेवा, शिशु गृह योजना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि किशोरी योजना चलाई कब गई, तो मैं आपको बता दूं, ये लॉन्च नवीन पटनायक का नाम तो सुना ही होगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उड़ीसा, नवीन पटनायक। तो आपको बता दूं, यह आप नोट कर लीजिएगा 31 अगस्त 2007। लागू हुई सर। अब जी लागू अम्ब्रेला स्कीम है ना? जी अम्ब्रेला के ही तहत ही आया है, अम्ब्रेला योजना के तहत ही आया है, जो कि अम्ब्रेला स्कीम है। तो स्कीम पहले चलाई गई थी जो ICDS पे काम कर रही थी, उसके कुछ उप योजना है, स्कीम है। उप का मतलब होता है छोटे छोटे भाग हैं। अम्ब्रेला स्कीम के कुछ छोटे छोटे भाग हैं। छोटे छोटे भाग कौन कौन से हैं? आंगनबाड़ी है, किशोरी योजना है। एक बात सुनिए, छोटे छोटे भाग कौन कौन से हैं? आंगनबाड़ी है, किशोरी योजना है, और एक बाल संरक्षण सेवा है, एक शिशु गृह योजना है। हम बात कर रहे हैं किशोरी के बारे में। तो जब किशोरी पर्टिकुलर पूछता है तो आप 31 अगस्त 2007 लगाएंगे, 2007 लगाएंगे। किशोरी शक्ति योजना की बात करते हैं तो हमें 31 अगस्त 2007 को ही देखने को मिलता है। हालांकि आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, फिर उसका बहुत सारा जो है एक प्रकार से आप कह लीजिए कि संशोधन पाठ हुआ। PM किशोरी शक्ति योजना आई, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना रही, है ना। बहुत सारी योजनाएं आई हैं जिसका कॉमन गोल वही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर जगह बालिकाओं को जो है सशक्तिकरण पर बल दिया गया था, लेकिन सबसे शीर्ष पर जो रहा है 31 अगस्त 2007 रहा है। 11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों की उनकी पढ़ाई व्यवसाय में सहायता देने में काफ़ी मदद मिली थी। सर एक बात पूछनी थी। पूछिए। ये जो अभी आपने अम्ब्रेला स्कीम बताया है, ये 31 अगस्त 2017 बताया है ना? आपने इसी की उप योजनाएं बताई है। किशोरी शक्ति योजना 31 अगस्त 2007। ये आपकी किशोरी योजना है। तो वो किशोरी योजना भी तो उप योजना बता रहे हैं ना आप अम्ब्रेला देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि समेकित बाल विकास सेवा जो है अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत निहित है। आपको पता है समेकित बाल विकास सेवा जो है वो अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत निहित है। निहित का मतलब इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, इन्वॉल्व है। अब समेकित बाल विकास योजना तो आपको पता है 1975 की है, ये बात आप जानते हैं। अब उसके अंतर्गत आपकी आंगनबाड़ी शामिल है, किशोरी योजना शामिल है, बाल संरक्षण सेवा शामिल है, शिशु गृह योजना शामिल है, जिसको क्रैच के नाम से जानते हैं आप लोग। आप समझ में आया? हाँ, ये बात है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम बात करें आगे, नेक्स्ट पॉइंट ले। जी सर। चलिए, तो उसके बाद आता है हमारे सामने पोषण अभियान। तो आप सबको पता होगा पोषण अभियान, नहीं मालूम? पोषण अभियान मिड डे, हाँ पोषण अभियान, हाँ पोषण अभियान ध्यान देने वाली बात हम सबके लिए है। ये सिंपल सी बात करता है जो भारत में कुपोषण है, ठीक है, भारत में कुपोषण। तो कुपोषण किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा और पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या उसके असंतुलन को दर्शाता है। कुपोषण इश्यू को दर्शाता है। भारत में कुपोषण की गंभीर समस्या इस बात से समझा जा सकता है कि इससे निपटना सरकार के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय बन चुका है ना, उसकी प्राथमिकता का विषय बन चुका है। तो इसी के अंतर्गत
कुछ हमें देखने को मिलती है, जैसे भूख, आपको ऑप्शन मिलेगा भूख, एनीमिया और कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाएं ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो नाटेपन, कम वजन जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं या वे मानवीय क्षमता के अनुरूप विकास नहीं कर पाते हैं। बाल्यावस्था में वर्षों की अगर हम बात करें तो पोषक तत्वों की कमी जो है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है ना, उनको प्रभावित करती है। तो कितने लोगों को पता है इसमें, ज़रा मुझे बताएं। अच्छा, इसके अंतर्गत ध्यान रखें आप लोग, पोषण अभियान का अनुकरण करने की बात है, समग्र विकास को सुनिश्चित करता है, ये बहुहित धारक दृष्टिकोण पर बल देता है ये पोषण। अब आप मुझे बताएं कि ये जो पोषण अभियान है ये कब लाया गया था? पोषण अभियान की अगर मैं बात करूं तो कब लाया गया था ये बताना चाहेंगे? भारत में पोषण अभियान कब लाया गया? 8 मार्च 2018। बिल्कुल, किसी बच्चे ने कहा अभी, वेरी गुड गुड, एक बच्चे ने बोला अभी 8 मार्च 2018। बहुत बढ़िया। हाँ, सरकार के द्वारा पोषण अभियान लाया गया और राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से ये शुरू किया गया, और हम लोग जानते भी इसी को है, राष्ट्रीय मिशन। काम यही है भाई, मैंने अभी बता दिया उद्देश्य, अल्प पोषण अमीनिया मतलब छोटे बच्चों में, महिलाओं, किशोर किशोरियों में, ठीक है, लड़कियों में, इस तरीके की बात कही गई है, उनके विकास पर बल देने की बात कही गई है। इसी में आपको कभी कभी पेपर में, हालांकि पेपर बनता है क्योंकि जिस प्रश्न में वास्तविकता हो, अगर मैं आपसे कहूँ 2.0 पोषण, कितने लोग जानते हो 2.0? 2.0 जानते हैं आप लोग 2.0? नहीं पता सर। नहीं पता। देखो, संचालन में तो तालमेल बनाने के लिए पोषण सेवा तंत्र में सर एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया, और इसके लिए सरकार ने पोषण 2.0 मिशन को तहत पूरक पोषण कार्यक्रम एवं पोषण अभियान जैसे समान उद्देश्यों के साथ एक विभिन्न कार्यक्रम संचालित किया। उसका नाम रखा पोषण 2.0 मिशन। तो पेपर में जब एग्ज़ाम में या पॉइंट ऑप्शन में मिले पोषण 2.0 का मिशन, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा रहेगा पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, ये लिखा रहेगा। और इनका मतलब अगर आपको लिखा है तो ये भी ध्यान रखिएगा, लिखा रहेगा इसका अर्थ में कि समान उद्देश्यों के साथ विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उनको समायोजित करना, उनका समायोजित करना। तो इसका मतलब है भाई कि यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन की बात होगी, प्रोत्साहन की बात होगी, ट्रेनिंग की बात होगी, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया जाएगा पोषण अभियान में। ठीक है, बोलिए एक बार। तो याद रखेंगे ये चीज़ें हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना चाहिए हम सबको यहाँ पे। ठीक है, आपको बता दूं, एक प्रधानमंत्री पोषण योजना भी चलाई गई थी सितंबर 2021 में। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पर या पीएम पोषण की मंजूरी दे दी। पहले आप लोग मध्यमान भोजन के नाम से जानते थे, हाँ या ना बोलिए? पहले मध्यमान भोजन के नाम से जानते थे, मिड डे मील के नाम से जानते थे। जी सर। आज हम अगर कहें तो क्या उसे आप पोषण योजना कह सकते हो, पीएम पोषण कह सकते हो? अरे हाँ जी बोलो तो।